हेलो डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक खूबसूरत सा सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू बॉल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद द स्पीड u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बिल्डिंग है आपके पास, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग ले ली और इस बिल्डिंग से आपने दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया है, एक को इधर और एक को इधर। एक को u1 स्पीड से और एक को u2 स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शंस ये दे रखा है ना। The separation between the two balls when they are moving perpendicular to each other is, क्या है कि जैसे ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यूं जाएगा और ये वाला पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यूं जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, मतलब 90 डिग्री पर, तो जैसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी में उस समय कुछ v1 मान लेता हूँ और इसकी वेलोसिटी किसी समय v2 मान लेते हैं और ये उसका डायरेक्शन है। जो भी पाथ होता है उसके ऊपर जो टेंजेंट होता है ना, जो स्पर्श रेखा जो खींचते हैं, वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, जैसे परपेंडिकुलर होने का मतलब है अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचूं और इसको भी पीछे की तरफ खींचूं, तो जब दोनों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, देखो यार, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना ना, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको वो फंडामेंटल क्लियर करवाता हूँ, एक दो रिकॉल करवाता हूँ, जिससे कि आप ये क्वेश्चन को कर पाएँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। देखो, पहला जो कंसेप्ट इसमें यूज़ आने वाला है वो ये आने वाला है कि यार आप कोई बिल्डिंग पे से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे यू स्पीड से अगर प्रोजेक्ट करते हो और ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 है, तो किसी भी टाइम t पर अगर मैं इसका सेपरेशन देखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो ये डिस्टेंस ऐसे दिया जाता है कि मैं इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट पी तक फर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूँ, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन लगा देता हूँ एक्स डायरेक्शन में। मैंने देखा कि एक्स डायरेक्शन में ये पार्टिकल कितना आगे गया, एक्स। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू, और टाइम कितना लगा इसको, टी। हम लोग जानते हैं कि यार एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है पार्टिकल का, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू टी। तब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये यू टी। ओके, अब अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई वाई डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना नीचे गिरा, तो आप सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए वाई डायरेक्शन में, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इसका वाई है, यू वाई जो है वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी तो जीरो है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी है एंड टी स्क्वायर, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस का मतलब ये नीचे गिर रहा है और कितना गिर रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो नीचे गिरता है ये है इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, कितनी भी स्पीड से भेजो यार इसको, नीचे ये टी टाइम में इतना ही गिरेगा। एक बात तो ये। और जो दूसरा कंसेप्ट में काम में आने वाला है वो ये आने वाला है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, कंडीशन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यार पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर वो परपेंडिकुलर है गाइस, तो थीटा हो जाएगा 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो। तो आओ अब शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखो, ये जो बिल्डिंग थी इस पे से मैंने आपको कहा था अभी कि एक पार्टिकल को u1 स्पीड से ऐसे भेजा है और एक को u2 से ऐसे भेजा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से जब मैंने भेजा है तो उसको, इसकी जो टाइम है वो जीरो है, और माना टी टाइम पर आके ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं और उससे मैं इनका सेपरेशन बताना है। देखो यार, टी टाइम पे पहली बात तो ये दोनों सेम लेवल पर होंगे। क्यों? क्योंकि टी टाइम में ये जो वर्टिकल हाइट गिरने वाले हैं, ये भी हाफ जी टी स्क्वायर गिरने वाला है और ये भी हाफ जी टी स्क्वायर गिरने वाला है। तो जब दोनों की द्वारा गिरी गई वर्टिकल हाइट्स बराबर हैं, तो ऑब्वियसली दोनों सेम लेवल पर होंगे। अब मान लीजिए इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो मैं इनको v1 वेक्टर बोल देता हूँ और इसको v2 वेक्टर बोल देता हूँ।
अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। ओके, चलो अब मैं V1 और V2 निकालना, ये मेरे काम हो गया। कोई भी पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा एक बात पे ध्यान देना कि अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, किसी भी टाइम पे जो उसकी स्पीड होती है वो u रहती है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, और y डायरेक्शन में अगर मैं इसकी स्पीड बताता हूँ किसी भी टाइम पर, तो वो होती है -gt। क्यों? क्योंकि v बराबर कितना होता है? u प्लस at। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? -g, और टाइम कितना है? t। y डायरेक्शन की स्पीड दी जाती है -gt से। तो ये जो v1 मेरे पास में आया है, इस v1 के मैं 2 कंपोनेंट कर देता हूँ। तो ये वाला कंपोनेंट, इसको मैंने u1 से भेजा था, तो किसी भी पॉइंट पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो u1 ही रहेगी, और जो वर्टिकल स्पीड है वो -gt हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ। इसी तरह से ये वाला जो पार्टिकल नंबर 2 है, अगर इस पार्टिकल नंबर 2 की स्पीड देखी जाए तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा इसकी u2 ही रहेगी, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है वो gt हो जाएगी। तो अगर मैं v1 और v2 की वैल्यूज को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो v1 की वैल्यू होगी -u1 i कैप -gt j कैप। देखो माइनस क्यों आया? क्योंकि इस तरफ है, ये जो डायरेक्शन होती है आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, और ये माइनस जे कैप। तो देखो यार, ये इधर लेफ्ट की तरफ है ना, तो -u1 लगाया, ये नीचे की तरफ है तो क्या लगाया? -gt। अब इस v2 वेक्टर की वैल्यू लिखी, ये देखो ये राइट साइड में है ना ऐसे, तो +u2 i कैप -gt j कैप। ओके, अब मैं यहाँ पर लौट आता हूँ, मेरे को उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो v1 वेक्टर बराबर मैंने लिखा -u1 i कैप -gt j कैप, और v2 वेक्टर बराबर लिखा +u2 i कैप -gt j कैप। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -u1 u2 आ गया, और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये g स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बराबर कितना होना चाहिए? 0। जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? u1 u2। इसको तो राइट हैंड साइड में ले आए, तो टी स्क्वायर बराबर हो गया आपका u1 u2 अपॉन जी स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट ले लिया, तो ये हो गया आपका √u1 u2, और नीचे हो गया g। एग्जैक्टली वो टाइम है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये वाला, ये सेपरेशन कितना है। तो ये मेरे को टाइम मिल गया। अब मैं जानता हूँ कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी हो कि टी टाइम में पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला, तो ये फॉर्मूला होता है इसका u1 इंटू टी। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये u1 इंटू टी है। देखो बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया था, x बराबर ut, दिस इज u1 t एंड दिस इज u2 t। तो अगर ओवरऑल सेपरेशन अगर मेरे को दोनों के बीच में देखना है तो वो हो जाएगा u1 t प्लस u2 t। तो ओवरऑल सेपरेशन हो गया u1 t प्लस u2 t। u1 प्लस u2 को मैंने कॉमन, ये t को कॉमन ले लिया, तो अंदर u1 प्लस u2 रह गया, एंड t की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी जो अभी आई थी मेरे पास में, u1 u2 अपॉन √u1 u2 अपॉन g, ये आई थी ना, √u1 u2 अपॉन g। So guys, this is the separation, final separation between the particles। अगर आप इसको ऑप्शंस में देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। आपको एक खूबसूरत और सुंदर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।